जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मैं कंकाल तंत्र जो स्केलेटल सिस्टम है उसके सारे एमसीक्यू लेके आया हूँ। अगर आप यहाँ पे इन 100 एमसीक्यू को पढ़ लेते हो तो आपका कोई भी एग्जाम में जो स्केलेटल सिस्टम है उससे कंकाल तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीरो से शुरू कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई पहली बार पढ़ रहा है चाहे किसी ने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कंकाल का निर्माण होता है, यानी कंकाल का निर्माण किससे होता है? अस्थि से, उपास्थि से, मांसपेशियों से या उपरोक्त सभी से? तो याद रखना दोस्तों, जो कंकाल का निर्माण होता है किससे? उपरोक्त सभी से, यानी अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों, इन तीनों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य है। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये संचलन में सहायता करते हैं, शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करते हैं या उपरोक्त सभी? तो जो कंकाल तंत्र होते हैं, कंकाल इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये क्या करते हैं? आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, संचलन में सहायता करते हैं और क्या करते हैं? शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतःकंकाल होता है, जो अंतःकंकाल होता है वो क्या होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म या सेनोडर्म? तो जो अंतःकंकाल होता है, अंतःकंकाल क्या होता है? मीसोडर्म होता है। होता क्या है कि जो कंकाल होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य कंकाल होता है, बाह्य, और दूसरा होता है अंतःकंकाल। जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल क्या होता है? जैसे कॉकरोच, टिड्डा, केकड़ा, घोंगा, सीपी, कछुआ, इनमें पाया जाता है। जैसे कवच, किसी पे कवच पाया जाता है, किसी पे पंख पाया, सल्क, बाल, ये सारे बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या जियोलॉजी? तो जो अस्थियों का अध्ययन होता है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं, जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑर्थोसाइट या साइनोसाइट? तो जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं क्या? ऑस्टियोसाइट। अस्थि कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या होती है, जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 187, 287, 206 या 306? तो जो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या होती है वो होती है कितनी? 206 अस्थियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थियों के बाहर पाए जाने वाला तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण कहलाता है। जो अस्थियों के बाहर तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पेरिसिटम, कैरिसिटम, पेरीमिट्रियम या कैरीमिट्रियम? तो जो अस्थियों के बाहर तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पेरिसिटम कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिसिटम। तो होता क्या है कि जो अस्थि का निर्माण होता है, अस्थि का निर्माण में क्या होते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं भाग लेती है। कौन कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट और, सपोज ये कोई भी अस्थि है, इस अस्थि में जो दो प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट से, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट से। ठीक है, तो जो अस्थियों निर्माण होता है तो अस्थियों के जो बाहरी भाग का निर्माण होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो इस बाहरी भाग का निर्माण करती हैं। ये किस भाग का निर्माण करती है? इससे जो ये बाहरी भाग है, इससे किन कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है? ऑस्टियोब्लास्ट से। और जो ये आंतरिक भाग का निर्माण है वो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं से होती है। ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं से निर्माण होता है। तो जो ये पेरिसिटम होते हैं, इन अस्थियों के बाहर जो पतली महीन तंतु होता है वो कहलाता है ये पेरिसिटम। और ये पेरिसिटम क्या करता है? जो हमारी हड्डियों में बोलते हैं कि हड्डी क्रैक हो गई, हड्डी टूट गई, तो वो इसी पेरिसिटम में जो टूट फूट होती है वो इसी पेरिसिटम भाग में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थि व अस्थि का जोड़ कहलाता है, जो अस्थि और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? लिगामेंट, टेंडोन, सिस्ट्रिक और क्लेडिस्टिक? तो जो अस्थि और अस्थि का जोड़ होता है या अस्थि और उपास्थि का जोड़ होता है वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। यहीं पे एक चीज याद रखना, जो अस्थि और मांसपेशियों का जोड़ है वो कहलाता है टेंडोन। क्या कहलाता है? टेंडोन। यानी अस्थि और अस्थि का जोड़ होगा तो लिगामेंट, और अस्थि और मांसपेशियों का जोड़ होगा तो टेंडोन कहलाएगा। अस्थि और मांसपेशियों का जोड़ टेंडोन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है, जो कंकाल की मांसपेशियां होती है उनकी अनुमानित संख्या कितनी होती है? 206,
200, 500 या 700। तो जो कंकाल की अनुमानित संख्या होती है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है वो होती है कितनी? 700। कितनी होती है? 700 के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यानी जो मानव शरीर है उसमें कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 13, 11, 12 या 14। तो जो मानव शरीर होता है पसलियों की संख्या होती है कितनी? 12 जोड़ी। यहाँ पे जोड़ी याद रखना, ठीक है। और अगर सिंपल ऐसा दे रखा हो तो कितनी होती है? 24। अगर जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी, और अगर सिंपल पूछे तो 24 पसलियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या 350। तो जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या होती है लगभग कितनी? 300 अस्थियां होती हैं। यानी जन्म के समय जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 अस्थियां होती हैं। 2 से 3 माह जब हो जाते हैं बच्चे को तो फिर 208 अस्थियां होती हैं। तब 2 से 3 माह, अगर पूछा जाए कि 2 से 3 माह के बच्चे में अस्थियों की संख्या होती है तब आंसर हो जाएगा 208। और 20 से 25 वर्ष या एक वयस्क पुरुष मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती है, ठीक है। नवजात शिशु में 300, 2 से 3 माह में 208 और वयस्क में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29, 30, 32 या 34। तो जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती है। यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ लो, यहाँ पे ये है, ये भाग है, ये क्या है? फ्रंटल पिंड के अस्थि कहलाती है, फ्रंटल अस्थि कहलाती है। उसके मध्य का जो मस्तिष्क का ये ऊपरी भाग है ये कहलाता है पैराइटल अस्थि कहलाती है। क्या कहलाती है? पैराइटल अस्थि कहलाती है। यहाँ पे आप ये याद रखना, स्पिनॉइड जो ये आंख के जस्ट पीछे से होती है, नाक की साइड से, ये क्या कहलाती है? स्पिनॉइड कहलाती है। जो ये है नाक, नाक में 5 अस्थियां होती हैं और क्या कहलाती है? नेजल कहलाती हैं। जो ये गालों की अस्थियां, ये जाइगोमेटिक, ये कहलाती हैं जाइगोमेटिक अस्थि कहलाती है। जो ये ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा कहलाता है मैग्जिला। ऊपरी जबड़ा क्या कहलाता है? मैग्जिला कहलाता है। और जो ये निचली जबड़ा है, ठुड्डी जो कहते हैं, जिसको हम ठुड्डी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या कहलाता है? मैडिबल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैडिबल के नाम से जाना जाता है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? जो कान होती हैं, कानों में कितनी हड्डियां? 2, 4, 6 या 8। तो जो कानों में पाई जाती है, कानों में हड्डियां पाई जाती हैं 6। इनको यानी 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। तो इनको याद रखने का एक तरीका है, याद रखना SMI। क्या? SMS जैसे याद रखते हो वैसे ही याद रखना SMI। एस से होगा स्टेपीज, मैलस और इनकस। SMI का मतलब SMI का मतलब क्या होगा? स्टेपीज, मैलस और इनकस। स्टेपीज, मैलस और इनकस। जो स्टेपीज होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है कान, और कहाँ पाई जाती है? कान की। अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? कानों में। और जो इनकस होती है सबसे कमजोर हड्डी होती है इनकस। सबसे कमजोर हड्डी होती है कौन? इनकस। और कहाँ पाई जाती है? ये भी कान में पाई जाती है। तो याद रखना आपको क्या? SM और I। क्या याद रखना है? SM और I। तुमको बस याद रखना है SM और I, यानी स्टेपीज, मैलस और इनकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वही क्वेश्चन आ गए। नाखून में पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती, जबड़े की, स्टेपीज या नाक की। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? बाहों की कलाई की हड्डी, छाती की हड्डी, जांग की हड्डी या कंधे की हड्डी। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? जांग की हड्डी होती है। और कौन सी हड्डी है उसका नाम अगर पूछा जाए तो कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी, अभी मैंने आपको बताया, फेवुला, टीबिया, स्टेपीज या फीमर। तो अभी इससे पहले जब बात की थी सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? जांग की। और कौन सी होती है? फीमर। अगला क्वेश्चन, लंबी अस्थियों का लंबा भाग कहलाता है। जो लंबी अस्थियां होती हैं, लंबी अस्थियों का लंबा भाग कौन सा कहलाता है? जो लंबी अस्थियों का लंबा भाग वो कौन सा कहलाता है? एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, मिनीफाइसिस या सिसफाइसिस। तो जो लंबी अस्थियां होती है, लंबी अस्थियों का लंबा भाग कहलाता है क्या? डाइफाइसिस। और यहीं पे पूछा जाए जो लंबी अस्थियां होती है, लंबी अस्थियों का छोटा भाग क्या कहलाता है? तब आंसर हो जाएगा एपिफाइसिस। यानी कोई भी लंबी अस्थि है, उस लंबी अस्थि का जो ये लंबा भाग है, ये लंबा भाग कहलाएगा डाइफाइसिस। और जो छोटा भाग होगा, छोटा भाग कहलाएगा एपिफाइसिस। छोटा भाग का मतलब है दोनों किनारे, जो दोनों किनारे ये किनारे होते हैं ये एपिफाइसिस कहलाते हैं। ये लंबा भाग जो हो गया ये डाइफाइसिस हो गया, जो और जो
दोनों किनारे हो गए, ये क्या हो गए, एपिफाइसिस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो जो टिबला नामक हड्डी होती है वो पाई जाती है टांगों में। कहाँ पाई जाती है? टांगों में। जो ये मनुष्य का ये है, यहाँ पे जो ये पाया जाता है, ये फीमर पाई जाती है, ये पटेला होता है जो कटोरे के आकार का होता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे दो हड्डियां होती हैं, एक होती है टिबला, एक होती है फेवला। टिबला और फीवला पांवों में। अगला क्वेश्चन, स्टपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? जो स्टपीज, इससे पहले भी इस क्वेश्चन की बात हो रही है, उंगलियों में, नाक में, कान में या अंगूठे में। तो इससे पहले ही बताया था मैंने, जहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या बताया था, SMI। तो जो स्टपीज हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यूस्टिका नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? जो यूस्टो की नलिका होती है, नाक में, कान में, आंख में या गला में। तो जो यूस्टो की नलिका होती है कहाँ होती है? कान में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन, लघु अस्थियां पाई जाती हैं। जो लघु अस्थियां होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? पाँव में, बाहू में, कलाई में या हथेली में। तो जो लघु अस्थियां होती हैं, लघु अस्थियां पाई जाती हैं कहाँ पे? कलाई में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पाई जाती हैं? कलाई में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, वायव्य अस्थि पाई जाती है। जो वायव्य अस्थियां होती है किस में पाई जाती हैं? मछलियों में, पक्षियों में, मनुष्य में या बिल्ली में। तो जो वायव्य अस्थियां होती हैं, वायव्य अस्थियां पाई जाती है किसमें? पक्षियों में। और इन्हीं वायव्य अस्थियों के कारण क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो उड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वायव्य अस्थियों के एग्जाम्पल पूछे तो मैग्जिला, कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गए मैग्जिला, दूसरे हो गए एथेमाइड और मैग्जिला हो गई, एथेमाइड हो गई और स्पेनॉइड। यानी जो वायव्य अस्थियां होती है किसमें पाई जाती हैं? पक्षियों में। और कौन कौन सी होती हैं? मैग्जिला, एथेमाइड और तीसरी स्पेनाइड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक मजबूत अस्थि होती है। जो सर्वाधिक मजबूत अस्थि होती है वो कौन सी होती है? जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। तो जो जांग की दूसरे नंबर पे आती है। शरीर की जो सर्वाधिक मजबूत अस्थि होती है वो होती है जबड़े की। कौन सी अस्थि होती है? जबड़े की अस्थि होती है। और अगर दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है जांग की फीमर अस्थि। कौन सी? फीमर अस्थि आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगरमच्छ में, स्तनपायी में, मत्स्य में या सांप में। तो जो सबसे अधिक पसलियों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है सांप में। सबसे अधिक किस पसलियों की संख्या किस में पाई जाती है? सांप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? जीवा में, नाक में, चिंबुक में या नख में। तो जो मानव शरीर के किस अंग में उपास्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो उपास्थियों की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? नाक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मैग्जिला, एथेमाइड व स्पेनाइड अस्थि उदाहरण है। जो मैग्जिला, ऐसा अभी बताया था मैंने, जो मैग्जिला है, एथेमाइड और स्पेनाइड है, किस प्रकार की अस्थि के उदाहरण है? लंबी अस्थि के, लघु अस्थि के, वायव्य अस्थि के या अनियमित अस्थि के। अभी बताया था मैंने ये क्या उदाहरण है किसके? वायव्य अस्थि के। और इन्हीं वायव्य अस्थियों के कारण क्या होते हैं? किसमें पाई जाती हैं? पक्षियों में। और इनमें क्या होती है? वायु भरी होती है, जिसके कारण क्या होते हैं? पक्षी उड़ते टाइम अपना संतुलन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन अस्थियों का निर्माण शिशु के जन्म के पश्चात होता है? लंबी अस्थि का, लघु अस्थि का, वायु अस्थि का या ग्रंथिपूर्ण अस्थि का। तो जो शिशुओं के जन्म के पश्चात बनती है वो अस्थि कहलाती है ग्रंथिपूर्ण अस्थि। और ग्रंथिपूर्ण अസ്ഥियों का अगर एग्जाम्पल देखें तो जो पीसी फॉर्म है, क्या है? पीसी फॉर्म, पटेला जो घुटने में कटोरे के आकार का होता है पटेला, और फवेला, ये क्या है? फेवला। ये क्या होती हैं? ग्रंथिपूर्ण अस्थि के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? जो मनुष्य की त्वचा है किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी? तलुए पर, हथेली पर, नितंबू पर या सिर में। तो जो मनुष्य की त्वचा होती है, मनुष्य की त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है कहाँ पे? तलुओं पर। कहाँ पे होती है? तलुओं पे, जहाँ पे ये है, ये एड़ी वाला हिस्सा, इस स्थान पे क्या होती है? मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या इनमें से कोई नहीं। जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मानव की त्वचा को रंग प्रदान कौन करता है? एडेनोसाइन, थाइमिन, मेलेनिन या गुआनिन? तो जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है क्या करता है? मेलेनिन करता है। मेलेनिन और क्या करता है? मेलेनिन ये क्यों करता है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में क्रिया करके एक तो विटामिन डी बनाता है और क्या बना देता है? मेलेनिन का निर्माण कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? हिस्टोन, कैरेटीन, इलास्टिन या एक्टिन? तो जो कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? कैरेटीन। और अगर कैरेटीन को भी पार्ट में बांटे तो अल्फा और बीटा कैरेटीन होते हैं। जो अल्फा कैरेटीन होता है वो पाया जाता है त्वचा में, बालों में, सींग में, खुर में पाया जाता है। और जो बीटा कैरोटीन होता है रेशम के धागों में और मकड़ी के धागों में पाया जाता है। अगर आपने प्रोटीन के बारे में टोटल MCQ देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वहां पे आपको प्रोटीन से रिलेटिव सारे MCQ मिल जाएंगे। प्रोटीन के नाम से वीडियो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? अभी बताया हिस्टोन, कैरेटीन, इलास्टिन या एक्टिन? तो कौन होता है? कैरेटीन होता है। और अगर कैरेटीन का भाग पूछे तो अल्फा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरेटीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जो मानव के वाक तंत्र है उसमें कितने वाक तंतु होते हैं? 2 वाक तंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कैपुला, स्टेर्नम और रिब्स किस प्रकार की अस्थि होती है? जो स्कैपुला होती है, स्टेर्नम होती है और रिब्स होती है किस प्रकार की अस्थियों के? चपटी अस्थि के, लघु अस्थि के, वायु अस्थि के या ग्रंथिपूर्ण अस्थि के? तो जो स्कैपुला, स्टेर्नम और रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं? चपटी अस्थि के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं? चपटी अस्थियों के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या जियोलॉजी? तो जो उपास्थि का अध्ययन होता है उपास्थि का अध्ययन कहलाता है क्या? कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उपास्थि कोशिका कहलाती हैं। उपास्थि कोशिकाएं क्या कहलाती है? ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑर्थोसाइट या साइनोसाइट? तो जो उपास्थि कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं क्या? कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। और ऑस्टियोसाइट कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? अस्थि कोशिकाएं, यानी अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट और कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं उपास्थि कोशिकाएं। ठीक है, अस्थि कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट और उपास्थि कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता का, अंतरिम आयु का, अंतरिम ऊंचाई का या औषधि व्यसन का? तो जो अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, जानू फलक का दूसरा नाम है, यानी जानू फलक के नाम से किसे जाने जाते हैं? किसे जाना जाता है? यही एक ऐसा क्वेश्चन हिंदी का नाम है जो बड़ा अलग लगता है। तो जो जानू फलक नाम है किसका नाम है? क्लेविकल का, पटेले का, रेडियस का या अल्ना का? तो जो जानू फलक के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है किसका? पटेला का। किसका नाम जाना जाता है? पटेले का। अभी मैंने आपको बताया था फीमर के नीचे क्या होती है? घुटने में एक कटोरे के आकार की रचना होती है जो क्या कहलाती है? पटेला कहलाती है। और पटेले के नीचे क्या होती है? टिबुला और फिबुला होती है, टिबुला और फिबुला होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपास्थि में कैल्शियम लवण के स्थान पर पाया जाता है। जो उपास्थि कोशिकाएं होती हैं उनमें कैल्शियम लवण के स्थान पर क्या पाया जाता है? पेरिकॉर्डियम, कॉन्ड्रोइटियम, मिसोवेरियम या सिंत्रियम? तो जो उपास्थि में कैल्शियम लवण के स्थान पर पाया जाता है वो पाया जाता है कॉन्ड्रोइटियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रोइटियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक पाए जाने वाली उपास्थि है। सर्वाधिक कौन सी उपास्थि पाई जाती है? लचीली उपास्थि, रेशेदार उपास्थि, पारदर्शी उपास्थि या कोई नहीं? तो जो सर्वाधिक उपास्थि पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? पारदर्शी उपास्थि सबसे अधिक मात्रा में शरीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में नई हड्डियों का निर्माण कहलाता है बोन डेवलपमेंट, बोन फॉर्मेशन, बोन सिस्टन या बोन क्रिएटिव? तो जो नई हड्डियों का निर्माण है वो कहलाता है बोन डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन डेवलपमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया था। 29, 30, 28 या 31? जो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है वो होती है कितनी? 29 होती है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप इन 100 क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो आपका कंकाल तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला क्वेश्चन है, कितनी अस्थियां मिलकर के कपाल का निर्माण करती हैं? 11, 10, 9 या 8? तो जो कपाल का निर्माण करती हैं वो करती हैं कितना? 8 अस्थियां मिलकर के कपाल का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे पर अस्थियों की संख्या होती है 14, 15, 16 या 17? अभी मैंने जब आपको फिगर दिखाया था, फिगर में बताया भी था। तो जो मनुष्य के चेहरे के अस्थियों का निर्माण वो कितनी? 14 अस्थियां मिलकर के क्या करती हैं? चेहरे का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, कानों में अस्थियों की संख्या होती है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, 4, 5, 6 या 7? क्या होती हैं? 6 अस्थियां होती है कानों में, दोनों कानों में। एक कान में कितनी होती है? 3 अस्थियां। कौन कौन सी? अभी मैंने आपको बताया था, एसएमआई, स्टेपीज, मैलस और इनकस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीभ की जकड़ने वाली हड्डी अस्थि कहलाती है, यानी कौन सी अस्थि जो जीभ को जकड़ने का काम करती है? मैडिबल बोन, मैलस बोन, स्टेपीज बोन या हाइड बोन? तो जीभ को जकड़ने का कार्य करती है कौन सी? हाइड बोन करती है। कौन सी बोन करती है? हाइड बोन जीभ को जकड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, ऊपरी जबड़ा कहलाता है मैक्सिला, मैलस, स्टेपीज या हाइड? जो ऊपरी जबड़ा होता है वो कहलाता है क्या? मैक्सिला कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्सिला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निचला जबड़ा कहलाता है, निचला जबड़ा किस नाम से जाना जाता है? मैडिबल के नाम से, मैलस के नाम से, मैक्सिला के नाम से या हाइड के नाम से? तो जो निचला जबड़ा होता है वो क्या कहलाता है? मैडिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? मैडिबल कहलाता है। याद रखना, जो ये मैडिबल है यही क्या है? जबड़े की जो सबसे मजबूत हड्डी है मानव शरीर की, यही मैडिबल है, जिसे जहां आगे हमने पढ़ा था कहाँ की हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। और अगर पर्टिकुलर नाम पूछे तो मैडिबल मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है और चेहरे की एकमात्र अस्थि है जो क्या कर सकती है? मूवमेंट करती है, जो गति करती है। अगर पूछे जाए कि खोपड़ी की कौन सी अस्थि है जो गति करती है, तो वो कौन सी है? मैडिबल है। कौन सी है? मैडिबल है। और सबसे मजबूत अस्थि भी क्या है? मैडिबल है। ठीक है। और चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि भी क्या है? मैडिबल। यानी चेहरे की सबसे एक गति करने वाली अस्थि मैडिबल, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि मैडिबल, और क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी अस्थि भी खोपड़ी की क्या है? मैडिबल है। खाली सिर्फ खोपड़ी की बड़ी बोला, ठीक है, मानव शरीर की बड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन, चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि कहलाती है, अभी बात की मैंने, जो चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि है वो क्या कहलाती है? मैडिबल, मैलस, मैक्सिला या हाइड? तो जो चेहरे की सबसे मजबूत अस्थि होती है वो क्या कहलाती है? मैडिबल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो क्या है? इनकस, मैलस, स्टेपीज या हाइड? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वो कौन सी है? स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज। और कहाँ पाई जाती है? कानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे कमजोर अस्थि होती है, जो मानव शरीर की सबसे कमजोर अस्थि है वो कौन सी है? इनकस, मैलस, स्टेपीज या हाइड? कौन सी है? इनकस। कौन सी है? इनकस। क्या? क्योंकि जो एसएमआई था, एसएमआई में सबसे छोटी स्टेपीज, सबसे पतली, सबसे कमजोर इनकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाइगोमेटिक अस्थि पाई जाती है, यानी जो जाइगोमेटिक अस्थियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? कान में, चेहरे में, आंखों में या खोपड़ी में? तो जो जाइगोमेटिक अस्थियां होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? चेहरे में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? चेहरे में पाई जाती है। या गालों की अस्थि, अगर पूछे गालों की अस्थि कौन सी है, तो गालों की अस्थि कौन सी होती है? जाइगोमेटिक। और मानव शरीर में कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। दोनों साइड गालों में क्या पाई जाती है? 2 जाइगोमेटिक अस्थियां पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाक में अस्थियों की संख्या होती है, जो नाक में अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 9, 7, 6 या 5? तो जो नाक होता है, नाक में अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 5। और कौन कौन सी होती है? एक होती है नेजल, नेजल, इंफ्रानेजल, इंफ्रानेजल, नेजल, इंफ्रानेजल और बूमर, और बूमर। यानी नाक में अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 5। कौन कौन सी? नेजल हो गई, इंफ्रानेजल हो गई और बूमर हो गई। तो ये 5 अस्थियां पाई जाती हैं किसमें? हमारी नाक में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंख में अस्थियों की संख्या होती है, आंखों में अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 4। यानी 4 का मतलब है 2 अस्थियां यहाँ और 2 अस्थियां दूसरी साइड। तो आंखों में अगर टोटल अस्थियों की संख्या पूछे तो कितनी? 4 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन,
वर्टिबल कॉलम कहलाता है। जो वर्टिबल कॉलम होता है, जो वर्टिबल कॉलम के नाम से जाना जाता है, मेरुदंड को जाना जाता है, रीढ़ की हड्डी को जाना जाता है, बैकबोन को जाना जाता है, या ये सभी। तो जो वर्टिबल कॉलम होता है क्या होता है, ये सभी। यानी जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम ही को क्या कहते हैं, मेरुदंड कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, और बैकबोन के नाम से भी वर्टिबल कॉलम को ही जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? जो हमारा मेरुदंड होता है, मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29, 14, 27 या 26? तो जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और अगर प्रारंभ में पूछे तो प्रारंभ में क्या होती है? 33 कशेरुकाओं से मिलकर हमारा मेरुदंड का निर्माण होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मेरुदंड की जो अंतिम 2 अस्थि होती हैं, जो त्रिकास्थी होती हैं, और 5 त्रिकास्थी और 5वीं अनुत्रिकास्थी मिलकर के क्या बनाते हैं? एकल संरचना का निर्माण करती हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है? बाद में 26 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड की लंबाई होती है, मेरुदंड की लंबाई के 30 से 40 सेंटीमीटर, 61 से 72 सेंटीमीटर, 51 से 61 सेंटीमीटर, या 21 से 41 सेंटीमीटर। तो जो मेरुदंड की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 61 से 72 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड का पहला भाग कहलाता है एटलस, इफेसिस, एक्सिस या डाइफिस? तो जो मेरुदंड का पहला भाग होता है वो कहलाता है एटलस, और जो क्या करता है, जो ये खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी को साधने का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड का निचला भाग कहलाता है, जो मेरुदंड का निचला भाग होता है वो क्या कहलाता है? एटलस, इम्फेसिस, एक्सिस या डाइफिस? तो जो मेरुदंड का निचला भाग होता है वो कहलाता है एक्सिस। क्या कहलाता है? एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रिब्स पाई जाती हैं, मानव शरीर में रिब्स कितनी रिब्स पाई जाती हैं? 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 14 जोड़ी या 15 जोड़ी? तो जो मानव शरीर में रिब्स होती हैं, इससे पहले भी आया था, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है, यानी किस जोड़ी को, अभी मैंने बताया कितनी जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। तो किस जोड़ी रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है? 11वीं 12वीं जोड़ी को, 1 से 7 की जोड़ी को, 8 से 10 जोड़ी को, या 5 से 7 जोड़ी को? तो जो फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है 11वीं 12वीं जोड़ी को क्या कहते हैं? हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। किसको? 11वीं 12वीं जोड़ी को फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाने जाता है। यानी जो 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है उनमें से क्या होती है? 1 से 7 जोड़ी तक, यानी जो 14 रिब्स होती हैं वो आगे की जो छाती की बोन होती है हमारी, जिसे क्या कहते हैं? स्टेर्नम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? स्टेर्नम। तो ये 1 से 7 जो जोड़ी रिब्स होती हैं वो पीछे से इस तरीके से हमारे आगे की स्टेर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं। जो 8 से 10 होती हैं, 8 से 10 यानी कितनी हो गई? 3 जोड़ी, यानी 6 रिब्स। जो 6 रिब्स होती हैं वो पीछे से आगे की इन रिब्सों से, ऊपर की रिब्सों से जुड़ी हुई रहती हैं। और जो 11वीं 12वीं जोड़ी रिब्स होती है वो पीछे से इस तरीके से आकर क्या होती है कि कहीं आगे से जुड़ी नहीं रहती हैं, तैरती हुई रहती हैं। इसलिए जो 11वीं 12वीं जोड़ी रिब्स होती हैं इनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है अगर पूछा जाए तो ये हमारी जो किडनियां होती है उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। किसको? किडनियों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छाती की अस्थि कहलाती है, अभी बोला मैंने जो जिनसे रिब्स जुड़ी रहती है, स्टेर्नम, टर्सल्स, इलियम और एस्टेबुलम। तो जो छाती की अस्थि होती है क्या होती है? स्टेर्नम के नाम से जानती है, जिसे उरोस्थि भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाहू की अस्थियां कहलाती हैं, बाहू की अस्थियां किस नाम से जानी जाती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या फिबुला? तो बाहू की अस्थियां जानी जाती है किस नाम से? ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। एक छोटी सी बात को याद रखना कि छोटी सी पॉइंट टाइप में याद रख लेना कि ह्यूमरस होती बाहू में, रेडियस अल्ना हाथों में, फीमर होती जांघों में, टिबुला फिबुला पाँवों में। तो आपको ये मेन हड्डियां, जो ये 6 हड्डियां हैं, ये याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, प्रवाह बीज का भाग होता है, यानी जो हस्त है, ये हस्त है, ये कोनी हो गई, इस हस्त में जो ये प्रवाह है ये क्या होता है? बीज का भाग होता है। ये प्रवाह बीज का भाग होता है। इसमें अस्थियां पाई जाती हैं, यानी जो प्रवाह के बीच वाले भाग में इसमें अस्थियां कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या बी और सी दोनों? तो जो ह्यूमरस बीज का भाग होता है इसमें क्या पाई जाती हैं? रेडियस और अल्ना दोनों अस्थियां पाई जाती हैं। इनमें से जो अल्ना होती है, अल्ना क्या होती है? बड़ी होती है, और रेडियस क्या होती है? छोटी होती है। क्योंकि जो ये रेडियस होती है ये हमारे बड़े अंगूठे से जुड़ी हुई रहती है, और जो ये अल्ना होती है ये अल्ना सबसे छोटी उंगली से जुड़ी रहती है, जिस कारण क्या होती है? ये अल्ना रेडियस की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हस्त में अस्थियों की संख्या होती है, यानी जो हाथ होता है हाथ में अस्थियों की संख्या होती है 28, 27, 26 या 25। जो हस्त होता है हस्त में अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 27। हस्त में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। अगला क्वेश्चन, कलाई में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? कलाई में कौन सी अस्थियां? कॉर्पस, मेटाकॉर्पस, फ्लैगस या कोई नहीं? तो कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत पॉइंट होगा। कोई नहीं होने की बजाय उपरोक्त सभी। तो जो अच्छा सॉरी कोई नहीं। तो जो कलाई होती है कलाई में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? कॉर्पस नामक अस्थियां पाई जाती हैं। जो कलाई होती है कलाई में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? कॉर्पस। इसने पूछा था क्वेश्चन, कलाई में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? तो कलाई में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? कॉर्पस नामक अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हथेली में अस्थियां पाई जाती हैं, कॉर्पस, मेटाकॉर्पस, फ्लैगस या कोई नहीं? तो जो हथेली होती है हथेली में क्या पाई जाती है? मेटाकॉर्पस पाई जाती है, मेटाकॉर्पस पाई जाती हैं। और ये कॉर्पस क्या बोला मैंने? ये जो ये कॉर्पस होती है कॉर्पस कहाँ पाई जाती है? कलाई में। और कलाई में कॉर्पस की संख्या पूछे तो 8 कॉर्पस अस्थियां पाई जाती हैं। जो हथेली होती है हथेली में मेटाकॉर्पस पाई जाती है, मेटाकॉर्पस की संख्या पूछे तो 5 पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कॉर्पस कलाई में और पाई जाती हैं कितनी? 8। मेटाकॉर्पस कहाँ पाई? हथेली में। कितनी पाई जाती हैं? 5। और इससे पहले मैंने बोला था कुल अस्थियां पाई जाती हैं 27। तो उंगलियों में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं कॉर्पस, मेटाकॉर्पस, फ्लैगस या कोई नहीं? कॉर्पस हो गए कलाई में, मेटाकॉर्पस हो गए हथेली में, और जो फ्लैगस नामक अस्थियां होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? उंगलियों में पाई जाती हैं। और अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 14 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 14। अब गिन लो, 14 प्लस 8 और 5 यानी 14 हो गई। फ्लैगस कॉर्पस हो गई 8 और मेटाकॉर्पस हो गई 5। गिन लो कितनी हो रही है? 27। तो यही पूछा गया था हस्त में हाथों में हड्डियों की संख्या का, हस्त में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और 27 के बाद क्या हो गए? रेडियस और अल्ना हो गए 28, 29, 28 और 29 हो गई। और उसके बाद एक और कौन सा हो गए ऊपर? यूमरस। तो 30, यानी एक हाथ में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 30 और दोनों हाथों में 60। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की अंश मेखला में अस्थियों की संख्या होती है। जो मनुष्य की अंश मेखला होती है अंश मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 2 या 6? तो जो मनुष्य की अंश मेखला होती है हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन, हाथ की यूमरस अस्थि जिस गुहा से जुड़ी रहती है कहलाती है, यानी जो हाथ की यूमरस अस्थि होती है जिस गुहा से जुड़ी रहती है वो क्या कहलाती है? ग्लेनोइड, एस्टेबुलम, स्कैपुला या क्लेविकल? तो जो हाथ की यूमरस से जिस गुहा से जुड़ी रहती है वो कहलाती है क्या? ग्लेनोइड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? ग्लेनोइड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, समतल अस्थियां ब्लेड बोन के नाम से जानी जाती है। जो समतल अस्थि होती है ब्लेड बोन होती है उसके नाम से किसे जाना जाता है? ग्लेनोइड को, एस्टेबुलम को, स्कैपुला को या क्लेविकल को? तो जो समतल अस्थियां ब्लेड बोन के नाम से जानी जाती है किसको? स्कैपुला को जानते हैं। किसको जानते हैं? स्कैपुला को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हसिया हड्डी या सुंदरता की हड्डी कहलाती है। जो हसिया हड्डी है या सुंदरता की हड्डी है वो कौन सी कहलाती है? ग्लेनोइड, एस्टेबुलम, स्कैपुला या क्लेविकल? तो जो ये क्लेविकल है ये क्लेविकल क्या कहलाती है? हसिया हड्डी या सुंदरता की हड्डी कहलाती है। कहा जाता है कि जो गले में जो ये गले में क्या होती है? गले में जो ये हड्डी होती है साइड में ये अर्ध चंद्राकार दिखाई देती है। जिसकी ये हड्डियां दिखती हैं वो जिसकी ये हड्डियां जितनी दिखेंगी वो उतना सुंदर होता है। इसीलिए जो ये क्लेविकल को क्या कहते हैं? सुंदरता की हड्डी भी कहते हैं और कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। कॉलर बोन के नाम से, कॉलर बोन बोलो या सुंदरता की हड्डी बोलो, आंसर क्या होगा? क्लेविकल ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जांग में अस्थि कहलाती है। जो मनुष्य की जांगों की अस्थि होती है वो क्या कहलाती है? ह्यूमरस, रेडियस, फीमर या फिबुला? तो जो मनुष्य की जांग की अस्थि होती है वो क्या कहलाती है? फीमर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? फीमर के नाम से। अगला क्वेश्चन, घुटने में कटोरे के आकार की अस्थि होती है। इससे पहले बोला था मैंने जिसका निर्माण क्या होता है? जन्म के पश्चात होता है। फेबुला, रेडियस, पटेला या ट्यूबुला? क्या होती है? पटेला क्या होती है? मनुष्य के घुटने में कटोरे के आकार की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पटेला के नीचे की अस्थि कहलाती है फेबुला, रेडियस, पटेला या टर्सल्स? तो जो मनुष्य के क्या होती है? पटेला के नीचे की जो अस्थि होती है वो क्या कहलाती है? टर्सल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? टर्सल्स कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोनों पांवों में अस्थियों की संख्या होती है 60, 62, 58 या 56? तो कितनी होती है? 60। दोनों पांवों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। अगला क्वेश्चन, दोनों हाथों में अस्थियों की संख्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था 56, 58, 60 या 62 कितनी होती है? 60। 30 मैंने गिन के बताई थी एक हाथ में और 30 सेम क्या हो जाएंगी? दूसरे हाथ में। अगला क्वेश्चन, इलियम,
प्यूबियम और इस्चियम कहाँ पाई जाती हैं? जो इलियम होती हैं, प्यूबियम होती है और जो इस्चियम होती है, किसमें पाई जाती है? अंश मेखला में, श्रेणी मेखला में, ग्लेनोइड में या स्टैनम में? तो जो इलियम, प्यूबियम और इस्चियम है वो कहाँ पाई जाती हैं? श्रेणी मेखला में पाई जाती हैं। और ये तीनों हड्डियां मिल करके जिस गुहा का निर्माण करते हैं वो कहलाती है श्रेणी मेखला कहलाती है, या एस्टेबुलम कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एस्टेबुलम। और इसी एस्टेबुलम भाग में एक गड्ढे रूपी संरचना बनती है, ये एस्टेबुलम कहलाती है। इसी में क्या होता है? जो फीमर का अग्रभाग क्या होता है? फीमर का भाग जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जांग की फीमर अस्थि जिस गुहा से जुड़ती है कहलाती है। अभी बताया मैंने कि जांग की जो फीमर अस्थि होती है जिस गुहा से जुड़ती है कहलाती है ग्लेनोइड, एस्टेबुलम, स्कैपुला या क्लेविकल। तो वो कहलाती है क्या? एसिटेबुलम के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अस्थि संधि का अध्ययन कहलाता है। इससे पहले मैंने बताया जो अस्थि संधि का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या जियोलॉजी। जो अस्थि संधि का अध्ययन है वो कहलाता है क्या? ऑर्थोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी और अस्थि संधि का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जो सैंडल जॉइंट होता है, सैंडल जॉइंट पाया जाता है। जो सैंडल जॉइंट होता है, सैंडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो अंगूठे में, घुटने में, खोपड़ी में या गर्दन में? जो सैंडल जॉइंट होता है कहाँ होता है? अंगूठे में पाया जाता है। सैंडल जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? हमारे शरीर के अंगूठे में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी जो अस्थियां होती हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? जो अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है वो कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड करती है। पैराथायराइड ग्लैंड करती है और वो क्या करती है? पैराथायराइड हार्मोन को भी स्रावित करती है, जिससे क्या होता है? अगर इसकी कमी हो जाए तो टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी रोग में क्या हो जाता है कि जो हमारी कंकाल पेशियां होती हैं उनमें फैलने की क्षमता कम हो जाती है और एक ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है इसकी अधिकता से, जिससे हड्डियां गलने लगती हैं। पीयूष पिनियल ग्रंथि क्या हो गई? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या हो गई? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे मजबूत अस्थि होती है, जो सबसे मजबूत अस्थि होती है कि कौन सी होती है? जबड़े की, छाती की, जांग की या हाथ की? किसकी होती है? जबड़े की। सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की। और कौन सी होती है? मैडिबल। कौन सी होती है? मैडिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थि निर्माण होता है उपकला ऊतकों से, पेशी ऊतकों से, तंत्रिका ऊतकों से या संयोजी ऊतकों से? तो जो उपकला अस्थि का निर्माण होता है वो किससे होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। अस्थि का निर्माण किससे होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। अगला क्वेश्चन, लंबी अस्थियों में खोखली गुहा कहलाती है। लंबी अस्थियों में खोखली गुहा हैवर्स कैनोल, सिसोमाइट, ग्लेनोइड या एसिटेबुलम? तो जो लंबी अस्थियों में खोखली गुहा कहलाती है क्या? हैवर्स कैनोल कहलाती है। क्या कहलाती है? हैवर्स कैनोल कहलाती है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को सजेशन जरूर करें अगर आप क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो, क्योंकि नया चैनल है, आपके साथ की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि है। जो मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि होती है वो कौन सी है? फैबुला, रेडियस, पटेला या टर्सल्स? तो जो मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि है वो कौन सी है? फैबुला होती है। दोस्तों, आगे के क्वेश्चन बीच में काउंटिंग गलत के कारण तो पूरे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ 5-7 क्वेश्चनों को कम किया गया क्योंकि उन क्वेश्चनों को पहले ही मैं डिस्कस बीच में कर चुका हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक जय हिंद।